Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. So student, in this lecture I am going to discuss the chapter number 1 topic dimension. This is also the part of a foundation course lecture delivered by Wajahat Afzal. Okay, now I am sharing the whiteboard screen. So basically, what are the dimensions? First of all, I am writing its definition. So if length, mass and time are represented by L, comma, M and time for t, respectively, then these symbols are called dimensions. सो बेटा अगर लेंथ, मास और टाइम ये तीन हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर इसको हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो ये सिंबल्स जो हैं इन क्वांटिटीज़ के, फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्या कहलाती हैं? डायमेंशन कहलाती हैं. So basically what dimension tell us, it tell us about the nature of the physical quantity. It tell us about the nature of physical quantity, that this quantity belong to which family, कि ये quantity किस family से belong कर रही है. Okay, for example अगर कहीं पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर 1 centimeter, 2 meter, 3 kilometer, 4 yards, so all are distances or we call them length. तो ये सब किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? लेंथ की फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं. अगर इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकी क्या कहलाएगी? डायमेंशन. सिमिलरली अगर कहीं लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, 2 ग्राम, 3 मिलीग्राम, 10 माइक्रोग्राम, दीज ऑल आर बिलोंग्स टू मास. ये सब मास की फैमिलीज को बिलोंग कर रहे हैं. तो अगर इसे हम एम से रिप्रेजेंट कर दें तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन. तो एम क्या कहलाएगी? इनकी डायमेंशन कहलाएगी. डायमेंशन का जो बेसिक मेथड होता है कि इससे हमें क्या चीज़ें मालूम होती हैं, डायमेंशन से हम वो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं फिजिक्स में, एफ इजिकल टू एम ए, जितने भी फॉर्मूले, एस इजिकल टू वी टी, तो इन हर फॉर्मूले को बेटा डायमेंशनल एनालिसिस गुजारा जाता है. गुजारने के बाद हमें पता चलता है कि इस फॉर्मूले में कोई कमी है या नहीं. जैसे आपने कभी ये नहीं सोचा कि एफ इजिकल टू एम ए क्यों है फॉर्मूला, ये क्यों नहीं है फॉर्मूला, एफ इजिकल टू अंडर रूट एम ए क्यों नहीं है, या एफ इजिकल टू एम ए स्क्वायर क्यों नहीं है. तो यहाँ पे किस पावर पे, किस वेरिएबल पे पावर आनी है, कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, कौन सी क्वांटिटी मिसिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड कर देता है. तो ये इसकी एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन होती है. सिमिलरली अगर मैं इसके नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी को बताना चाहूँ टाइम की फॉर्म में, जैसे 1 लाइट ईयर, सो लाइट ईयर भी किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का होता है. याद रखिएगा ये एमसीक्यूज में आता है. ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. अगर टाइम की बात करें तो 1 डे, 2 सेकेंड, 3 मिनट्स, 4 years, all are belong to time. तो ये सारी फैमिली किसको बिलोंग कर रही है? टाइम को. और अगर हम टी से रिप्रेजेंट करते तो ये क्या कहलाएगी? उनकी डायमेंशन कहलाएगी. तो डायमेंशन का ये हमारे पास एक थोड़ा सा डेफिनेशन थी, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है. अब आगे बढ़ते हैं. इफ़ यू वांट टू नोट डाउन और जस्ट देयर यू हैव टू पॉज द वीडियो. वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा. सो इफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन, तो फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करें?
एल से, मास को किससे रिप्रेजेंट करें, एम से, और टाइम को टी से, देन दीज सिंबल्स आर कॉल्ड दी डायमेंशन। तो डायमेंशन को कभी कभार हम स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखते हैं, अक्सर अगर आप बाहर की बुक्स में देखें तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जा रहा होता है। ओके, तो हम फिलहाल यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, डिपेंड करता है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स देयर क्वेश्चन। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हम कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, लेंथ में आपने याद रखना है कि लेंथ का मतलब भले रेडियस, डायमीटर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ओके, दिस ऑल आर दी डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायमेंशन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं डिस्टेंस आया, डायमीटर आया, रेडियस आया, डायमीटर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी डायमेंशन क्या आएगी हमारे पास, एल आएगी। ये बात याद रखने वाली थी। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स देयर, इसके दो हिस्से क्वेश्चंस के पार्ट हैं। पहले में हम सिंगल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालेंगे, फिर हम डायमेंशन एनालिसिस की जो है वो इंटरप्रिटेशन करेंगे कि जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं फिजिक्स में वो सब डायमेंशन से सेटिस्फाई या वैलिड साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम उन्हें प्रूफ करेंगे कि वो सारे फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन फॉलोइंग क्वांटिटीज की डायमेंशन मालूम करनी है। तो पहला हमारे पास में सवाल आ रहा है, ये इसका पार्ट ए है क्वेश्चन का, पार्ट बी में हम दूसरा डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वेलोसिटी या स्पीड। तो आपको स्पीड अगर लिखा हो इस तरीके से तो उसका मतलब क्या है, स्पीड मालूम करनी है आपको। लेकिन अगर हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें इसका मतलब क्या हो जाए कि आपको स्पीड की डायमेंशन मालूम करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ओके, सो सोल्यूशन पे आते हैं। करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्पीड आपको पता है किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इनकी डायमेंशन रखेंगे, पुटिंग डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, सिर्फ राइट हैंड साइड पर रखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड की डायमेंशन। अब डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, डिस्टेंस इसको बिलोंग करता था। लेंथ की डायमेंशन क्या आती है हमारे पास, एल, मास की एम, और टाइम की टी। तो इन्हीं चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस की डायमेंशन आ गई एल, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो एल अपॉन टी हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम एग्जाम में यूँ भी लिख सकते हैं, इसको हम एग्जाम में अगर टी को हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगी, टी की पावर यहाँ +1 है, तो एल अपॉन टी। ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1। अगर किसी वैल्यू की पावर हम रिप्लेस करते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है ए अपॉन बी, तो अगर बी को आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ +1 थी, ऊपर आके -1 हो गई। यू नो डैट। तो स्पीड की डायमेंशन क्या है ये बेटा हमारे पास, एल अपॉन टी, या एल टी इनवर्स 1। ठीक है, इसकी डायमेंशन एग्जाम में एक और तरीके से भी आ सकती है कि अगर मैं इसमें मास को भी लिखना चाहूँ, एक मास का वेरिएबल यहाँ से मिसिंग है, तो अगर हम मास को भी यहाँ पे लिख दें तो कैसी हो जाएगी फॉर्म। आपने पढ़ा होगा किसी भी वैल्यू की पावर अगर ज़ीरो हो, जैसे अगर ए की पावर ज़ीरो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ए की पावर ज़ीरो आंसर 1, बी की पावर ज़ीरो आंसर 1। तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर ज़ीरो हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है।
तो अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख दें कि एम एल टी इनवर्स वन, एल टी इनवर्स वन तो डायमेंशन किसकी, स्पीड की। अगर मैं एम की पावर ज़ीरो लगा दूं तो एम का यहाँ होना ना होना बराबर है, ताकि सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अभी भी डायमेंशन किसकी है, ये स्पीड की ही डायमेंशन है, लेकिन बस इसमें हमने एम एल टी तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। इन द सेम फैशन इफ यू डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी। डायमेंशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, डायमेंशन आपके पास जब इंडिपेंडेंट होती है इन सारी क्वांटिटीज से, डायमेंशन के डायरेक्शन से। ओके अच्छा जी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सबको पता होगा ये। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो पुटिंग डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह लेंथ आ गया, टाइम की जगह टी आ गया, ये आ गई वेलोसिटी की डायमेंशन। तो जो डायमेंशन स्पीड की आई है वही वेलोसिटी की आ रही है। टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी इनवर्स वन। एक तरीका ये भी लिखने का, एक तरीका ये है। एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, और इस तरीके से भी आ सकता है कि एम की पावर ज़ीरो एल टी इनवर्स वन। यहाँ तक कि जो लेंथ की डायमेंशन आपने ऊपर एल लिखी हुई है, ये इसको यूँ भी दे सकते हैं कि एल की पावर वन एम की पावर ज़ीरो टी की पावर ज़ीरो। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम की पावर ज़ीरो है, टी की पावर भी, टाइम की पावर भी ज़ीरो है। तो ये एक तरीका होता है लिखने का, ताकि सिर्फ इसमें हम स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। ओके तो जो डायमेंशन वेलोसिटी की है, कोई भी दुनिया की लीनियर वेलोसिटी हो, भले लीनियर वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो, स्पीड हो, उनकी डायमेंशन क्या आएगी, एल अपॉन टी आएगी। ओके नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, अब वेलोसिटी के बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। ये पढ़ा होगा सबने कि ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेकिन अब इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी। सोल्यूशन पे आती है तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी का हम चेंज लेते हैं तो ऊपर आती तो एक ही वैल्यू है ना, यानी कि वेलोसिटी का चेंज क्या है, डेल्टा वी। इसका मतलब होता है वी एफ माइनस वी आई। अगर वी एफ 10 है, वी एट है, तो इसका आंसर 2 आएगा भी। 2 एक सिंगल वैल्यू है ना, तो डेल्टा वी का मतलब सिंपल वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो ये आ गया मेन डिवाइड जो इस फॉर्मूले का है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन आप फाइंड कर चुके हैं, तो वेलोसिटी की डायमेंशन मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या आई है, एल टी इनवर्स वन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन बेटा क्या आ गई, एल टी इनवर्स वन, डिवाइड 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 बाय किससे, टाइम से, तो टाइम की पावर ये आ गई। अब टाइम की पावर यहाँ प्लस वन है या माइनस वन, इनको एक जगह लिया है, इसको अगर मैं नीचे लिया हूँ तो क्या हो जाएगी, एल टी इंटू टी, तो हो गया एल अपॉन टी स्क्वायर। एल अपॉन टी स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ऊपर ले जाऊंगा, रेसिप्रोकल खत्म कर दें, फ्रैक्शन खत्म कर दें, तो एल टी इनवर्स टू हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, एक्सलेशन की। अब दुनिया का कोई भी एक्सलेशन हो अलावा एंगुलर एक्सलेशन के, सेंट्रीपिटल हो, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन हो, उन सब की डायमेंशन यही आएगी। यानी कि अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जी की भी निकालते हैं, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, उसकी डायमेंशन भी क्या आएगी, एल अपॉन टी स्क्वायर या एल टी इनवर्स टू। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज dimension of force. Question number 4. So for the dimension of force, force की dimension आपने find out करनी है। Solution पे आते हैं। force का formula बेटा क्या होता है, F is equal to
एम ए। अब इनकी डायमेंशन देख लीजिए, तो फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी, ये फोर्स की डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं। ये जगह मास की आ गई, ये जगह एक्सेलरेशन की आ गई। मास और एक्सेलरेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी डायमेंशन भी आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मास की डायमेंशन क्या है आपके पास, एम। ए की डायमेंशन आपने निकाल ली है, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो क्या बन गया इसका आंसर, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई। अब कोई भी दुनिया की फोर्स हो, भले टेंशन की फोर्स हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, न्यूटन की फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, हर फोर्स की डायमेंशन यही आएगी। इसको ऊपर ले जाएं टी, तो फ्रैक्शन खत्म कर दे तो एम एल टी इनवर्स टू। तो ये आपके पास डायमेंशन आ गई बेटा फोर्स की। तो ये अगर आपको 6 या 5 डायमेंशन याद हो तो आप बाकी क्वांटिटीज डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सलेशन की क्या आई है हमारे पास, एल अपॉन टी स्क्वायर। और फोर्स की क्या आई है, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। कम से कम फोर्स तक तो आपको डायमेंशन सबकी याद होनी चाहिए, ताकि फिर आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, वरना प्रॉब्लम होगी, वरना फिर आपको फॉर्मूले को बार बार ओपन करना पड़ेगा। अब अगर मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं आती होती तो मैं वेलोसिटी को ओपन करता कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नीचे एक टाइम और मौजूद है तो एस अपॉन टी टी हो जाता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टी का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आंसर ये आ जाता। तो एक तरीका है कि फॉर्मूले डायरेक्ट रख के कर लें, एक तरीका है कि फॉर्मूले को ओपन करते जाएं जब तक कि आप सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट क्वांटिटी पे ना पहुंच जाएं, लेंथ मास टाइम तक ना आ जाए। जो आपको आसान लगे आप वैसे कर लें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम ये क्वेश्चन का पार्ट 1 ही कर रहे हैं, जिसमें हम चीज़ों की डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्स के बाद हम बात करेंगे वर्क की। वर्क का यूनिट जूल होता है। अच्छा, जिन क्वांटिटीज के यूनिट भी सेम होते हैं तो उनकी डायमेंशन भी सेम आती है। अब बात करेंगे हम वर्क की। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूशन पे आते हैं। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ पुटिंग डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, तो वर्क की डायमेंशन क्या आएगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जगह आ गई फोर्स की। इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा फोर्स की डायमेंशन क्या है आपको याद है, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल आ गई। तो क्या हो जाएगा, ये एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। टी को ऊपर लिया है, फ्रैक्शन खत्म कर दें, नॉन फ्रैक्शन में लिया है तो एल टी इनवर्स टू हो जाएगा। तो ये आपके पास वर्क की डायमेंशन आ गई। अब दुनिया की वर्क की डायमेंशन अगर ये आई है तो एनर्जी की डायमेंशन भी यही आएगी, भले काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी हो, सबकी डायमेंशन क्या आएगी बेटा, यही आएगी। ठीक है। अब बात करते हैं पावर। सोल्यूशन पे आते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो पुटिंग डी ऑन राइट हैंड साइड ओनली, तो पावर की डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन याद रहो, ठीक है, वरना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख देगा, मर्जी है आपकी। तो वर्क की डायमेंशन क्या है हमारे पास, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, ये रही अभी फाइंड की है। और टाइम की डायमेंशन वर्क अपॉन टाइम, टाइम की डायमेंशन टी आ गई। अब टी को नीचे ले आइए तो एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और ये वाला टी से जब मल्टीप्लाई हुआ टी, ये टी पहले से मौजूद था नीचे।
तो क्या हो गया बेटा ये एम एल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब। अब इसको ऊपर ले जाएं तो और आप भी लिख सकते हैं कि एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ये डायमेंशन आ गई पावर की। लास्ट ईयर एग्जाम में प्रेशर की डायमेंशन पूछी गई थी। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का मतलब दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर होगी। सॉरी, प्रेशर की डायमेंशन निकालनी है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। पुटिंग डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, तो फोर्स का मतलब क्या है, डायमेंशन अपॉन एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर है, क्योंकि एरिया में दो लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई होती है अगर रेक्टेंगुलर हो, वरना पाया स्क्वायर होती है अगर सर्कुलर हो। और फोर्स की डायमेंशन क्या है आपके पास, एम एल टी माइनस टू। देखें डबल फ्रैक्शन मत लाइएगा, सिंगल फ्रैक्शन रखें। अगर कहीं फ्रैक्शन आ रहा है तो फिर आप पावर को ऊपर ले आके लिखें, ताकि डिवीजन एक ही है, दो दो डिवीजन ना है। ओके, तो लेंथ से एक पावर ख़त्म हो गई, क्या बचा, एम टी इनवर्स टू अपॉन एल। अब इसको नीचे लिया है, एम अपॉन टी स्क्वायर एल, ऊपर ले जाएं सबको तो एम एल इनवर्स वन टी इनवर्स टू। ये आ गई आपके पास प्रेशर की डायमेंशन। इन द सेम वे आप जो है वो आई रिपीट, अगर आपको लेक्चर में कुछ कॉपी करना हो तो आप लेक्चर को पॉज करके करिएगा, अगर लेक्चर थोड़ा सा मैं फास्ट डिलीवर कर रहा हूँ। अगर पेस मेरी फास्ट हो तो आप उसकी स्पीड थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक डायमेंशन एग्जाम में बहुत आती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सोल्यूशन पे आते हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या है, एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एम वन एम टू मास है और आर जो है डिस्टेंस है, और एफ का मतलब फोर्स है। हमें जी की डायमेंशन निकालनी, तो हमें फॉर्मूले को पहले जी के लिए इक्वेट करना होगा। इक्वेट का मतलब वो वैल्यू इजिकल टू के साथ अलोन नजर आ रही हो। अभी ये क्वेश्चन किसके लिए इक्वेट हुई है, एफ के लिए। मिसाल के तौर पे कहीं लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये क्या है, इक्वेशन है, कैसे पता है, इज इक्वल टू साइन आ रहा है। अब ये इक्वेशन किसके लिए इक्वेट हुई हुई है, तो सी अकेला है तो सी के साथ हुई हुई है। अब किसके लिए इक्वेट हो जाएगी, ए इज इक्वल टू, अगर सी माइनस बी लिख दूँ तो अब ये क्वेश्चन ए के लिए इक्वेट हो चुकी है। तो ये वर्डिंग को ज़रा समझें, इस लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को क्लास में। अच्छा जी, सो वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इक्वेट दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन फॉर जी। तो जी के साथ आर जो है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर एफ जी एम वन एम टू। जी अलोन नहीं हुआ है, अभी एम वन एम टू साथ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो जी विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर एफ अपॉन एम वन एम टू। Now by placing the dimension on the right hand side, put putting dimension on RHS। इस सवाल का सलूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा, G इज इक्वल टू, ये आ गया मेन डिवाइड, तो पहले ब्रैकेट बना लिया करें कि ये जगह किसकी है, आर स्क्वायर, ये जगह किसकी है, फोर्स की, और नीचे कौन है, मास इनटू मास। तो ये आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस का मतलब लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर आ गया। फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टी इनवर्स टू, ये आ गया। मास एम वन हो या एम टू हो, मास की डायमेंशन एम वन की भी एम आ गई और एम टू की भी एम आ गई। ओके, अब आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर एम एल टी इनवर्स टू, और नीचे आ गया एम स्क्वायर, एम से एक एम ख़त्म हो जाएगा, एल स्क्वायर एल मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एल
क्यूब टी की पावर -2 डिवाइड बाई एम। एम को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एम की पावर -1 एल क्यूब टी की पावर -2। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। ये बहुत मर्तबा आ चुकी है एग्जाम में, एमसीक्यूज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यूज में आता है तो उसमें आपको इतनी सारी वर्किंग रफ में करनी पड़ेगी। थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। Okay, now after this I am going towards the on the Stokes law. तो नाइन्थ हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ की, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसका नाम है ईटा। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कहते हैं गाढ़ेपन को, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं सही। तो इसके आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन पे आते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो स्टोक्स लॉ से, स्टोक्स लॉ F इज इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा। अच्छा बेटा, डायमेंशंस के दो रूल होते हैं यहाँ पे, हमें डायमेंशंस के दो रूल्स आपसे डिस्कस करने होंगे। रूल्स ऑफ डायमेंशन, दो रूल हैं डायमेंशन के। डायमेंशन में पहला रूल ये है बेटा कि हम निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्टिंग कांस्टेंट, निगलेक्टिंग डायमेंशन यूनिट लेस कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जिसका कोई यूनिट ना हो। मिसाल के तौर पे जैसे आप पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी में आता है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हाफ इसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। स्टोक्स लॉ में 6 पाई आ रहा है तो 6 पाई को भी हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। पाई हो गया, पाई का मतलब 22/7, ठीक है। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का ये रेशो होता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, जस्ट इज अ वैल्यू 3.142। तो इसको भी क्या कर देंगे, हम निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्टिंग यूनिट लेस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया था वो निगलेक्ट नहीं होगा, उसकी यूनिट डायमेंशन आएगी। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ रहा है, इसकी डायमेंशन भी आएगी। सिर्फ वो कांस्टेंट जैसे नंबर्स हो गए, सिर्फ वैल्यूज हो गई जिनके आगे कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस कॉन्स्टेंट्स को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और जो सेकंड रूल है इसका आपके पास कि डायमेंशंस में आप चीज़ों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, डायमेंशन का आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आता। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऑफ द डायमेंशन रिजल्ट विल नेवर बी ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि 2L में से कभी L लेंथ माइनस हो रही है तो इसका आंसर तो L आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है कि लेंथ माइनस लेंथ आ रहा है तो इसका आंसर भी ज़ीरो नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, लेंथ ही आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डायमेंशन में कभी भी रिजल्ट आपका ज़ीरो नहीं आएगा। ओके, तो अब इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए रूल नंबर 1 और 2 को, रूल नंबर 2 अभी अप्लाई नहीं होगा, अभी सिर्फ रूल नंबर 1 यूज़ होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 π r v m। तो हमें ईटा की डायमेंशन निकालनी है, तो ईटा किसके बराबर हो जाएगा, ईटा बराबर हो गया F/6 π r v। v यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी है, r जो है वो रेडियस होता है उस स्फीयर का जिसको हम किसी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में आएगा टॉपिक, ईटा अल्फा बीटा गामा इस तरह कॉन्स्टेंट होते हैं। तो बेटा पुटिंग डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड,
तो ईटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, सबसे पहले आप लिखें ये जगह फोर्स की है, फोर्स का ब्रैकेट आ गया। 6 पाई को मैं नेक्स्ट स्टेप में निगलेक्ट करूंगा, अभी नहीं कर रहा। ये जगह आर की, आर का मतलब लेंथ आ जाएगी। वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगी, आप इनकी वैल्यूज प्लेस कर दें। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आ जाएगी आपके पास, आपको पता है क्या लिखी हुई है, MLT इनवर्स टू। आर की डायमेंशन लेंथ आ गई, वी की डायमेंशन LT-1 आ गई। ओके, नाउ आई एम रबिंग दैट रूल्स। हम रूल्स को मैं रब कर रहा हूँ। सो ईटा इज इक्वल टू, इस लेंथ से एक लेंथ खत्म हो गई, MT इनवर्स टू डिवाइडेड बाय, अब मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया, यहाँ पे हम एक जुमला लिखेंगे, neglecting constant 6 पाई। और हम 6 पाई को अब यहाँ पे नहीं शो करेंगे, हटा देंगे। अच्छा क्या बचा बाकी, LT-1 बचा। अब टी को एक जगह ले आए, यहाँ -1 है -2, ऐसे तो हम एक पावर से ख़त्म कर सकते हैं कि -1 से एक पावर ख़त्म होगी, तो MT-1 अपॉन एल बच रहा है, एल को भी ऊपर ले जाए तो ML-1 T-1। यूँ भी एग्जाम में आ सकता है, और M अपॉन LT भी आ सकता है। यानी कि सारी पावर मैंने प्लस में लिख दी और यहाँ पे फ्रैक्शन को ख़त्म कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ तक हमारे पास जो है डायमेंशन का टॉपिक भी, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। अभी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन और निकालनी, जिसमें आप हाफ को निगलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से आप लोग खुद ट्राई करिएगा। यहाँ पर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, टॉर्क जो डायमेंशन टॉर्क की है वो इसकी आएगी, F इंटू डी। तो इसकी डायमेंशन अगर मैं डायरेक्ट लेता हूँ तो मास का डायमेंशन क्या है, m, और वेलोसिटी जो है वो L अपॉन टी है। तो ये मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। टॉर्क हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, जो वर्क की डायमेंशन आती है वही टॉर्क की आएगी, ML अपॉन टी स्क्वायर, और टी की डायमेंशन भी क्या आ गई, L, तो L स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ML स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, टॉर्क की डायमेंशन। ओके, नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनकी डायमेंशन भी टॉर्क की या वर्क की डायमेंशन के बराबर आएगी। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे एंड दिस लेक्चर विल बी ओवर। अच्छा जी, 13, काइनेटिक एनर्जी की हम डायमेंशन निकालते कि वाकई ये आती भी है नहीं आती, सोल्यूशन पे आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। अब ये हाफ जो आ रहा है ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका यूनिट नहीं है। कांस्टेंट तो ये भी था ईटा, कांस्टेंट तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है, लेकिन इनके यूनिट्स होते हैं तो इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कांस्टेंट जिसका यूनिट नहीं होता, जिसकी सिर्फ वैल्यू है, यूनिट नहीं होता कोई, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। सो हेयर सोल्यूशन, पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ये आ गया, 1/2 को मैं नेक्स्ट स्टेप में निगलेक्ट करूंगा, ये जगह मास की आ गई, ये जगह वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी के स्क्वायर को आप स्क्वायर कर देंगे। तो मास की डायमेंशन बेटा क्या आ गई हमारे पास, m, और वेलोसिटी की डायमेंशन L अपॉन टी होती है। ओके, अब हम लिखेंगे निगलेक्टिंग कांस्टेंट 1/2। निगलेक्ट करने का मतलब वो चीज़ 1 के बराबर हो जाएगी, वो चीज़ अब नज़र नहीं आएगी, नज़र नहीं आने का मतलब 1 हो चुका है, क्योंकि ज़ीरो में तो पूरी वैल्यू गायब हो जाती है ना, पूरा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो बेटा क्या हुआ, ये m का m आ गया, L स्क्वायर, और डी पर भी क्या आ गया, स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। तो जो डायमेंशन हमारे पास टॉर्क की आ रही है या वर्क की आ रही है वही काइनेटिक एनर्जी की आई। सिमिलरली अब हम पोटेंशियल एनर्जी अगर हम फाइंड करें तो उसकी डायमेंशन भी यही आएगी। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, सोल्यूशन पे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला
पोटेंशियल एनर्जी कई किस्म की होती है, डिपेंड कर रहा है टॉपिक के ऊपर। हमारे कोर्स में फिलहाल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी हम अर्थ से ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं तो हम उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बना रहे हैं। अगर किसी बॉडी को हम स्प्रिंग से खींच कर दूर लेके जाना है तो हम यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल लेके आना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग पोटेंशियल आती है, के एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर हम दो चार्जेस को अगेंस्ट मूव करा रहे हैं एक दूसरे से, रिपल्स करा रहे हैं इनको, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो हर जगह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आपको पता भी होगा, वेट इनटू हाइट या एम जी एच। तो जब हम इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे तो ये जगह मास की है, ये जगह एक्सेलरेशन की है, और ये जगह हाइट की है। तो मास की डायमेंशन क्या आ गई एम, जी की डायमेंशन क्या आ गई एल अपॉन टी स्क्वायर, और एच की डायमेंशन क्या आ गई एल। तो जब एल एल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, या एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आ गई। Okay class, so this is the end of the first part of the dimension. Now I am coming toward the second part of the dimension, in which we discuss about the how dimensional, how we can check the formula and show that all the equations are dimensionally correct. तब हम चेक करेंगे जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 या कह लें या क्वेश्चन बी कह लें। शो दैट the following equations are dimensionally करेक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा हमारे पास आती है, यूनिफॉर्म इक्वेशन की बात करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी की। अब डायमेंशन दोनों तरफ रखी जाएगी। अब हमें चेक करना है कि फॉर्मूला राइट और लेफ्ट हैंड साइड से बैलेंस हो रहा है, विल बी बैलेंस और नॉट। सोल्यूशन पे आते हैं, दोबारा लिख लीजिए एस इज इक्वल टू वी टी, और हर वेरिएबल का अपना एक अपना मतलब है। मकसद क्या है कहने का, कि एस का मतलब होता है डिस्टेंस, वी फॉर स्पीड या वेलोसिटी, भले वो वी आई हो या वी एफ हो, है तो वेलोसिटी। टी का मतलब टाइम है, एफ का मतलब फोर्स है, और ए का मतलब एक्सेलरेशन है। तो एवरी वेरिएबल हैज इट्स यूजुअल मीनिंग, जो उसका यूजुअल मीनिंग होता है वो होगा। अच्छा जी, अब हम जुमला लिखेंगे, पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स पे डायमेंशन रखनी होगी हमें। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये तो ये इज इक्वल टू आ गया, यहाँ डायमेंशन डिस्टेंस की आएगी, यहाँ दो चीज़ें वेलोसिटी और टाइम, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने उनके ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए जी, रख दीजिए इनकी डायमेंशन। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या आ गई एल, वेलोसिटी की क्या आ गई एल अपॉन टी, और टाइम की क्या आ गई टी। तो टी से ये वाला टी खत्म हो गया, तो पता चला कि लेंथ बराबर आ गई लेंथ के। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस अबव इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये फॉर्मूला जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है। हमें सिर्फ साबित करना है कि वाकई ये बात, ये डायमेंशन एनालिसिस साबित कर भी रहा है नहीं कर रहा। तो इसका ये फ़ायदा होता है, ये आपको बता देता है किसी फॉर्मूले में किसी भी वेरिएबल की कमी आ रही होती है आपको बता देगा। नाउ सेकंड, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जो तो रूल्स पढ़े हमने डायमेंशन के उनको आपने जहन में रखना है ताकि फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। सोल्यूशन पे आते हैं। तो सवाल क्या है कि हमें इसको डायमेंशनली
करेक्ट साबित करना है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो बेटा वी एफ और वी आई दोनों का मतलब वेलोसिटी, यानी कि उनकी डायमेंशन एल अपॉन टी आएगी। ये इज इक्वल टू है, चलें जी डायमेंशन रखते हैं, तो इसकी जगह क्या आ गया एल अपॉन टी, इसकी जगह क्या आ गया एल अपॉन टी। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर एक्सलेशन और टाइम, तो दो ब्रैकेट लगा दी मैंने। एक्सलेशन की डायमेंशन आ गई एल अपॉन टी स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं अभी पहले, और टाइम की डायमेंशन क्या है टी, तो टी से एक पावर ख़त्म हो गई, तो क्या बचा एल अपॉन टी प्लस एल अपॉन टी प्लस एल अपॉन टी। अब आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस ए का आंसर क्या होता है 2a, तो अगर ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी लिखा हुआ तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए बी। तो ये एल अपॉन टी आ रहा है, इसका एलसीएम मत लीजिएगा, बहुत ही बचकाना हरकत लगेगी, या चाहे तो एलसीएम ले लें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 एल अपॉन टी। अब क्या हुआ यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, अब हम क्या लिखेंगे निगलेक्टिंग कांस्टेंट। जितनी दफ़ा कांस्टेंट आता जाए आप उसे निगलेक्ट करते हैं, भले एक दफ़ा है, दो दफ़ा है, 10 दफ़ा है। निगलेक्टिंग कांस्टेंट 2, तो 2 को जब हम निगलेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो क्या आ जाएगी ये एल अपॉन टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी, हैंस द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये रिजल्ट आप यहाँ पे भी लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट साबित हो गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जुमला आपने बार बार लिखना होगा, तो मैं बार बार नहीं लिखना, बस फर्स्ट टाइम मैंने बता दिया, इसको वहीं से आप कॉपी करते रहेगा। एस इज इक्वल टू पी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोल्यूशन, तो बेटा पहले क्वेश्चन लिख लीजिए दोबारा, एस इज इक्वल टू पी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या आ जाएगी यहाँ पर, इज इक्वल टू है, ये प्लस है, ये 1/2 है, 1/2 को मैं अभी अगले स्टेप में निगलेक्ट कर दूंगा, अभी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे डिस्टेंस का ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई होने, ये आ गया, फिर आपके पास एक्सेलरेशन है, उसके बाद टी का स्क्वायर है, ये आ गया। डिस्टेंस की डायमेंशन एल आ गई, वेलोसिटी की एल अपॉन टी, फिर टाइम की टी, फिर ए की आ गई एल अपॉन टी स्क्वायर, और टी पर स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो गया। तो इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इस वाले टी से ये वाला टी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचा, और इस 1/2 को मैं निगलेक्ट कर दूँ, अगर नहीं भी करता तो मेरी मर्ज़ी है, मैं नहीं कर रहा अभी निगलेक्ट, अभी मैं ऐड कर दूंगा उसमें। एल बराबर आ गया एल प्लस एल अपॉन 2 के। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/L आ जाएगा, या आप चाहें तो इसे निगलेक्ट करके क्या मान लेंगे, इस हाफ को आप क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, मर्ज़ी आपकी, मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 2L प्लस एल, तो ये हो जाएगा 3L/2। फिर मैं एक जुमला लिखूंगा वही, निगलेक्टिंग कांस्टेंट 3/2, सो व्हाट इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और लेंथ बराबर किसके आ जाएगी लेंथ के, हैंस द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ लेंथ बच जाएगी, यहाँ पे लेंथ बराबर आ गई लेंथ के, तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट साबित हो गया है। नाउ द थर्ड इक्वेशन, टू ए एस प्लस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। अगर वी आई को मैं वहाँ रखता तो यहाँ पे रूल 2 अप्लाई हो जाता, लेकिन फिलहाल रूल 2 अप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन आपस में ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, आंसर 0 नहीं आता, वही क्वांटिटी आ जाती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं वी आई अगर वहाँ रख दूँ तो यहाँ पे कंडीशन कुछ आती कि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आता, जिसका आंसर मैं यही लिख देता, 0 नहीं आता, कैंसिल नहीं होते, डायमेंशन में चीज़ का आंसर 0 नहीं होता, क्योंकि डायमेंशन का नेगेटिव साइन से कोई ताल्लुक नहीं है, नेगेटिव साइन जस्ट टोल्ड द डायरेक्शन, और डायमेंशन जो है वो स्केलर्स पे काम करती हैं। सोल्यूशन पे आते हैं, दोबारा नहीं लिखना मैं इसको, तो ये 2 अगले स्टेप में इसको रिप्लेस कर देंगे, एस वेलोसिटी का स्क्वायर है, फिर ये वी एफ का स्क्वायर है, तो ये वी एफ का आपके पास आ गया, तो ए की डायमेंशन क्या है एल अपॉन टी स्क्वायर, डिस्टेंस की डायमेंशन एल है, तो ये एल अपॉन टी आ गया,
वी एफ क्या है, एल अपॉन टी। अब इनकी डायमेंशन वैल्यू पर स्क्वायर है तो डायमेंशन पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन गई, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये क्या हो गया, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। और ये भी क्या हो गया, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब ये 2 + 1 तो कितना हो गया, 3 एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब एक जुमला लिखेंगे हम, 3 को क्या कर देंगे, निगलेक्टिंग कांस्टेंट 3। तो क्या हो जाएगा ये, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर आ गया एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। हैंस द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये फॉर्मूला भी हमारा सही साबित हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ये हमारे पास फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। इस तरह का एक स्प्रिंग मास सिस्टम होता है जो बॉडी से अटैच हुआ होता है। जब इस बॉडी को हम स्ट्रेच करके ड्रॉप करते हैं तो रिलीज करते हैं तो ये ऑसिलेट करता है। और अगर ये इस पर हार्मोनिक मोशन कंडीशन को वेरीफाई करें तो हमारे पास का टाइम पीरियड ये आ रहा होता है। तो इसका टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई हो रही होती है फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन के की डायमेंशन होती है तो के को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो के की डायमेंशन आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। अच्छा जी, तो इस फॉर्मूले में हम डायमेंशन पे आते हैं, सोल्यूशन। पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो टी की डायमेंशन टी ही रही। 2 पाई को मैं नेक्स्ट स्टेप में निगलेक्ट करूँगा, अभी नहीं कर रहा। मास की डायमेंशन एम आ गई। हाँ, के की डायमेंशन हमें नहीं पता। अब इसके लिए हमें के की डायमेंशन अलग से निकालनी पड़ेगी जो कि हमें हुक्स लॉ प्रोवाइड करेगा। हुक्स लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो फॉर डायमेंशन ऑफ के, ये आपको अलग से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ की मदद से के बराबर हो गया एफ अपॉन एक्स। तो के की डायमेंशन क्या आएगी भाई, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी इनवर्स 2 डिवाइड बाय एक्स। एक्स डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस की डायमेंशन एल आ गई। एल से एल ख़त्म हो गया तो इसकी डायमेंशन क्या आई, एम टी इनवर्स 2। इसको हम यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अब हम लिखेंगे निगलेक्टिंग कांस्टेंट। अब 2 पाई को हम निगलेक्ट कर दूंगा तो टी का अंदर टी अंडर रूट एम की जगह एम आ गया। और इस के की डायमेंशन की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, के की डायमेंशन आ जाएगी एम टी इनवर्स 2। एम से एम ख़त्म हो गया तो क्या बचा, टी बराबर आ गया अंडर रूट 1/t-2। टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा तो टी बराबर आ गया टी के। तो हैंस डायमेंशन इज प्रूफ्ड। तो ये भी डायमेंशन हमारे पास वेरीफाई हो गई। ये सवाल अक्सर आता है एग्जाम में, तो इसकी ज़रा प्रॉपरली सही से तैयारी करिएगा। ओके, सिमिलरली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एक पेंडुलम अगर हैंग हुआ है किसी सपोर्ट से तो यहाँ से यहाँ तक लेकर उसकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। सोल्यूशन पे आते हैं, पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। तो टाइम की डायमेंशन बेटा टी आ जाएगी। 2 पाई को मैं नेक्स्ट स्टेप में निगलेक्ट करूँगा, अभी नहीं कर रहा।
लेंथ की डायमेंशन लेंथ ही आ जाएगी, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को मैं एल टी माइनस टू लिख दूंगा, ताकि फ्रैक्शन डबल ना हो, एक ही फ्रैक्शन रहे। अब होगा क्या, लेंथ से लेंथ ख़त्म हो गई, निगलेक्टिंग कांस्टेंट टू पाई, वो गायब हो जाएगा। तो टी बराबर आ गया अंडर रूट वन अपॉन टी की पावर माइनस टू। अब टी की पावर माइनस टू को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ख़त्म हो गए, टी बराबर आ गया टी के। सेंस द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये वाला सवाल भी हमारा हो गया यहाँ पर। ओके, नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, अब हम रेंज या हाइट की बात कर लेते हैं एक आध सवाल में। चैप्टर नंबर 4 में आएंगे हमारे पास 7। जैसे जैसे चैप्टर्स में आप फॉर्मूले पढ़ते जाए, आप उनके डायमेंशन साथ साथ लिखते जाए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। जैसे एक फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, एफ मतलब लैम्डा का मतलब वेव लेंथ, और v मतलब स्पीड ऑफ वेव। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वन अपॉन टी टाइम पीरियड, तो यही इसकी डायमेंशन है, वन अपॉन टी। सोल्यूशन पे आते हैं, तो इज इक्वल टू पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो ये जगह वेलोसिटी की है, ये जगह फ्रीक्वेंसी की, ये जगह लैम्डा की है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है, वन अपॉन टी टाइम पीरियड, और लैम्डा का मतलब वेव लेंथ। तो लेंथ कोई से भी हो, ठीक है, वेव लेंथ हो या पेंडुलम की लेंथ हो, तो लेंथ का मतलब आपके पास डायमेंशन की एल है। तो क्या हो गया, ये एल अपॉन टी बराबर आ गया एल अपॉन टी के। हेंस वो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब जरा हाइट और रेंज की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में आएगा इसका जिक्र। एच बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अब साइन थीटा एक एंगल है, इसकी डायमेंशन नहीं होती, ये जहन में रखिएगा, सिर्फ वेलोसिटी की और ग्रेविटी की डायमेंशन आएगी। सोल्यूशन, और टू निगलेक्ट हो जाएगा, पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। तो हाइट की डायमेंशन एल आ गई, लेंथ है, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी के स्क्वायर कर देंगे, नीचे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी की डायमेंशन यहाँ आ जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी इनवर्स वन, और ग्रेविटी की डायमेंशन क्या है, एल टी इनवर्स टू। एल अपॉन टी स्क्वायर होती है ना, तो एल टी इनवर्स टू हो जाएगा। ठीक है, जब पहले पावर ओपन करें, डायरेक्ट कभी मत कैंसिल करेगा, निगलेक्टिंग कांस्टेंट। हाँ भाई, तो क्या हो जाएगा, ये टू हट जाएगा, ये आ गया एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और डिवाइड बाय क्या है, टू ख़त्म हो गया, एल टी की पावर माइनस टू। तो माइनस टू से माइनस टू ख़त्म, एल से एक पावर ख़त्म, तो लेंथ बराबर आ गई लेंथ के। तो अब इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरीके से आप चाहें तो रेंज की डायमेंशन भी निकाल लें, उसमें भी यही होगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी होता है उसमें। तो अगर आप रेंज की डायमेंशन निकालेंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर है वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो साइन थीटा तो पूरा हट जाएगा, इसकी डायमेंशन होती नहीं है, वेलोसिटी की डायमेंशन ये होती है और ग्रेविटी की डायमेंशन ये है, तो ऑलमोस्ट यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको ट्राई करिएगा, ये हो जाएगा आपसे।
इसको देखते हुए करिएगा। नाइन हो गया, 10 करा रहा हूँ मैं आपको। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। ओमेगा की डायमेंशन निकालनी, सोल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा ओमेगा का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि एंगल है और एंगल की डायमेंशन हमारे पास नहीं होती, अपॉन टाइम। तो थीटा की डायमेंशन कुछ भी नहीं होती, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो इसका ये आंसर आ गया। एंगुलर स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, 1/t। L/t नहीं होती, L/t वेलोसिटी की है। सिमिलरली अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, जिसको अल्फा कहते हैं, जिसको हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अल्फा की डायमेंशन, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, एक एंगुलर वेलोसिटी थी, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ओमेगा की डायमेंशन क्या है, 1/t या t⁻⁻1। तो क्या आ गई डायमेंशन, ओमेगा की डायमेंशन आ गई t⁻⁻1, और टाइम की डायमेंशन होती है t। तो t नीचे आ जाएगा, जब ये t नीचे आएगा तो 1/t, और एक t पहले से मौजूद है तो उसका क्या हो जाएगा, 1/t²। तो ये हमारे पास अल्फा की डायमेंशन आ गई। ये भी कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आपको इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव की बात कर लेते हैं। टेंशन इन द ट्रांसवर्स वेव 10, 11, 12, t इज इक्वल टू वेलोसिटी बराबर होती है √t/μ। टी यहाँ पर एक फोर्स है टेंशन की, और फोर्स की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है। और म्यू हमारे पास मास अपॉन लेंथ होती है, यानी कि लीनियर डेंसिटी। डेंसिटी तीन तरह की होती है, एक होती है वॉल्यूम डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम वॉल्यूम डेंसिटी कहते हैं, जिसको आप पढ़ते हुए आते हैं। इसी तरीके से अगर मास अपॉन लेंथ आए तो उसको हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं। लीनियर डेंसिटी ऐसी चीज़ की होगी जिसमें सिर्फ लेंथ पाई, जैसे धागा है, थ्रेड है, थ्रेड में सिर्फ एक डायमेंशन एक्स एक्सिस पाया जाता है या वाई एक्सिस पाया जाता है। तो उसकी अगर आप पूरा मास उसकी लेंथ से ही डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम तो उसका है ही नहीं, तो वो लीनियर डेंसिटी कहलाएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डेंसिटी कहलाती है, और अगर किसी सरफेस का एरिया है, मास अपॉन एरिया, तो ये सरफेस डेंसिटी कहलाती है। तो डेंसिटी की 3 टाइप्स होती हैं। ज़्यादातर हम वॉल्यूम डेंसिटी पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। बहरहाल यहाँ म्यू का मतलब है लीनियर डेंसिटी मास अपॉन लेंथ। तो मैं इस फॉर्मूले को अब ओपन कर रहा हूँ इनकी वैल्यूज़ के हिसाब से। टी को भी ओपन कर सकता हूँ, टी का फॉर्मूला होता है एम जी। बहरहाल तो वी किसके बराबर हो गया, मैं यहाँ टेंशन ही रहने देता हूँ, ताकि टेंशन की फोर्स है तो फोर्स की हम डायमेंशन रखेंगे। म्यू का मतलब क्या हो गया, मास अपॉन लेंथ। अब डायमेंशन प्लेस कर दें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, टी हमारे पास क्या है, फोर्स। ये फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी, ये लेंथ की डायमेंशन आ गई, और ये मास की डायमेंशन आ गई। तो फोर्स क्या है, mL/t⁻²। और ये क्या है, लेंथ का मतलब लेंथ, और मास का मतलब m आ गई डायमेंशन। ठीक है जी। अच्छा, m से m ख़त्म हो गया, l पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, L² t⁻², स्क्वायर, सॉरी। अब वेलोसिटी की हमने डायमेंशन क्या रख दी, L/t।
तो बेटा इसको नीचे लिया है, एल अपॉन टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से जब दोनों बाहर आएंगे तो एल स्क्वायर अपॉन एल अपॉन टी हो जाएंगे। एल अपॉन टी राइट में भी चल रहा है तो डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है जी। अब एक और लास्ट डायमेंशन इसके हम देख लेते हैं, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर वेव होती है, एफ इजिकल टू वी अपॉन टू एल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू ये रही, आपके पास क्या है, टी अपॉन म्यू वन अपॉन टू एल। तो इसमें अगर हम बेटा मालूम करें फ्रीक्वेंसी, टी का मतलब टेंशन, ये जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं उसमें ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। अगर वो ये वन लूप में वाइब्रेट करे, एक धागे को हमने बीच में से प्लग किया तो वो इस तरह से वाइब्रेट करेगा वन लूप में, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ वन कहते हैं। इसको टी भी लिख देते हैं, कभी कभार इसको फोर्स भी लिख देते हैं इस तरीके से, तो पहचान घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं म्यू को ओपन करूंगा, म्यू का मतलब मास अपॉन लेंथ होता है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एल अपॉन एम। अब हम डायमेंशन प्लेस कर देते हैं इनकी। तो डायमेंशन जब प्लेस करेंगे, टू को निगलेक्ट कर रहा हूँ मैं, यार दोबारा नहीं लिखूंगा। लेंथ की डायमेंशन लेंथ आ गई, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे लेंथ का मतलब लेंथ आ गई, मास की डायमेंशन एम आ गई, और फोर्स की डायमेंशन क्या है हमारे पास, एम एल टी इनवर्स टू। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन अभी मैंने बताया था आपको, वन अपॉन टी होती है, वन ओवर टी। चलें जी, आगे देखते हैं क्या बच रहा है इसमें। तो बेटा एम से एम ख़त्म हो गया, एम से एम ख़त्म हो गया, तो वन अपॉन एल, फिर बचा एल स्क्वायर हो गया, एल से एल मल्टीप्लाई हो गया एल स्क्वायर, टी की पावर माइनस टू है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे हो रहा था। सो वन ओवर टी इज इक्वल टू वन ओवर एल अंडर रूट एल अपॉन स्क्वायर से दोनों ख़त्म हो गए, तो वन अपॉन एल बाहर है और ये क्या हो गया, एल अपॉन टी हो गया। लेंथ से लेंथ ख़त्म हो गई, तो वन अपॉन टी बराबर आ गया वन अपॉन टी के। हेंस द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। वही क्लास, तो यहाँ पे ये डायमेंशन का टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और बातें मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि अगर ये यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वजाहत अफजाल के नाम से, इसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सेकेंड ईयर फिजिक्स में सारे लेक्चर मौजूद हैं, देख सकते हैं आप लोग, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एमसीक्यूज मौजूद हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, सेकेंड ईयर फिजिक्स में जब आप लोग आएंगे तो सेकेंड ईयर का यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम मौजूद हैं सारे चैप्टर्स के। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा और आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें एक लेक्चर मैंने फर्स्ट ईयर के सारे एमसीक्यूज तो यहाँ पे रखे हुए। फर्स्ट ईयर के आप जैसे चैप्टर वन के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और 10 तक सारे हमारे पास ये चैप्टर आना है, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो लेक्चर है ये अभी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जैसे हाउ टू सॉल्व बीआई के फिजिक्स पेपर विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। इसको भी अगर आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिजिक्स का पेपर आपने कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, उनमें किन बातों का ख्याल रखना है, किन बातों का ख्याल नहीं रखना। तो इससे बहुत फ़ायदा रहेगा आपको इंशाअल्लाह।
ठीक है बेटा, तो ये इस लेक्चर में आपको पूरा डिटेल बताई गई है कि फिर इसका पेपर आपने कैसे सॉल्व करना है, किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है इसमें। तो इसको जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी हो जाएगी टॉपिक्स में, ना मसला आपको नहीं होगा इंशाल्लाह। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट देखें, बोर्ड की कॉपी भी मैंने दिखाई है, जैसे इस बच्चे ने कितने अच्छे मार्क्स लिए जो भी है वो भी दिखाया गया है। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आपने कैसे सॉल्व करने हैं इन सब। ठीक है, तो जो जो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उसको आप देख लीजिएगा, इस वीडियो से आपको काफ़ी आसानी रहेगी। डेरिवेशन पेपर प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है, इन सब बातों को यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। और किन सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, किन्हें नहीं करना, जब आप इसको वीडियो को देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और पेपर में प्रेजेंटेशन कैसी हो, पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, इन सब बातों को यहाँ तफसील से बताया गया है। किस सेक्शन को आपने कितना टाइम देना है, अगर आपने पेपर को आइडियलिज्म पे लाना चाहते हैं, बिल्कुल ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इन चीज़ों को फॉलो करेगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।